प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। परीक्षा कोई भी हो, इन्हीं वीडियो से प्रश्न आते हैं। आपको सिर्फ 10 वीडियो देखना है और जितने नंबरों पर सिलेक्शन होता है, आपके सिलेक्शन जितने नंबर आ जाएंगे। आपको हज़ारों वीडियो नहीं देखना है, हमारे सिर्फ आपको 10 वीडियो देखना है। तो यह पार्ट 1 वीडियो है। आपसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, स्वस्थ आँखों के लिए, जो आपकी आँखें जो हैं वो स्वस्थ हैं अगर, तो स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु कहाँ पर स्थित होता है। इसका मतलब है कि आपकी आँखें अच्छी हैं तो दूर तक आप कहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने अभी मोबाइल है, मोबाइल भी देख सकते हो। आपके सामने रोड है तो रोड पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे भी देख सकते हो, और दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसे भी देख सकते हो। आपसे बहुत दूर बिल्डिंग है उसे भी देख सकते हो। आपके सामने बहुत दूर तक किला है उसे भी देख सकते हो। लेकिन बच्चों, पास की वस्तुएं आप नाप लेना 25 सेंटीमीटर। ऐसे मोबाइल अपने पास लाओ, आँखों के पास लाओ, तो 25 सेंटीमीटर से जैसे ही आप और मोबाइल पास में लाते हो तो मोबाइल के अक्षर दिखना बंद हो जाएंगे, किताबों के अक्षर दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन दूर की वस्तुएं आप कितनी भी दूर देख सकते हो। तो माने जो दूर बिंदु है वो आपका होगा अनंत पर। माने अनंत दूरी पर वस्तुएं रखी हैं, माने आप जिसको नाप नहीं सकते इतनी दूरी भी वस्तुएं रख दो तो वो आपको साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन पास की वस्तुएं देखने के लिए हमें सिर्फ 25 सेंटीमीटर की ही वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो पूछा जाता है पास बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इस तरह से ये प्रश्न और बनता है। हर साल इसी तरीके से आता है। दूर बिंदु पूछेंगे, माने दूर का दिखाई देता है अनंत दूरी तक, पास का दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है, तो आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक होता है। तो जल का अपवर्तनांक होता है आपका 1.33। जल का अपवर्तनांक आपका 1.33 होता है। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछेंगे, हीरे का अपवर्तनांक बता दो। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है आपका 2.42 होता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। मिट्टी का तेल का पूछते हैं, 1.44 बता देना। तो इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो हीरे का इंपॉर्टेंट है 2.42। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ माने कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर है, का उत्तल लेंस प्रयोग करता है तो इस लेंस की क्षमता होगी। तो एक सूत्र होता है P बराबर 1/F। ठीक है, ये मीटर में होता है, इसको अपन को सेंटीमीटर में बदलना होता है। तो 1/20 ये सेंटीमीटर है। मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा करते हैं तो ये आपका मीटर में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको अपन जैसे ही हल करते हैं, समझना बात, तो 10⁻⁻2 जे हैं, अगर जे इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो ये संख्या धन में हो जाती है। कैसे हो जाती है, धन में। और 10⁻2 का मतलब होता है 10 गुणित 10, और बटे में जी आपकी 20 है ही, तो 20 है। एक बिंदु 1 से 1 काट दो, अब बचा 2, 2 पंचे 10, तो +5 डायप्टर माने आपका जो उत्तर है वो धन में आया है, तो आपका उत्तर है +5 डायप्टर। इस तरह से सरल प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं और सरल से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों ही बातें हैं। किसी परिपथ में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ माने होता है बच्चों, परिपथ माने होता है आपके घर के जो तार लगे हुए हैं, इस कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, और आपका जो बोर्ड है तो उसमें जो तारों का क्रम है, तार जुड़े हुए हैं, उसे परिपथ बोलते हैं।
तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा परिपथ में वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, तो परिपथ में वोल्टमीटर का जो प्रयोग है वो करते हैं समांतर क्रम में। परीक्षा में ये प्रश्न दो तरीके से आता है। यहाँ जो वोल्टमीटर है इसकी जगह लिखा होगा अगली बार अमीटर। तो अमीटर का प्रयोग जो है करते हैं अमीटर का प्रयोग करते हैं श्रेणी क्रम में। ध्यान देना, अमीटर का प्रयोग करते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर करते हैं समांतर क्रम में। अब यहाँ आपसे होती है गड़बड़। एक याद कर लेते हो लेकिन आपके सामने अब दूसरा प्रश्न आता है तो अब दोनों ही भूल जाते हो। इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो। किसी अम्मी के बच्चे दो हैं, माने मम्मी के बच्चे दो हैं, तो वो समान भाव रखती हैं, वो समान बातें करती हैं, समान बातें बताती हैं। तो मतलब ये है आपका, हमने ये कहा अम्मी की शरण में, अम्मी की शरण में वो सब समान होते हैं। अम्मी की शरण में माने जो अमीटर है इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वो सब समान होते हैं। वोल्टमीटर जोड़ते हैं आपके समांतर में। वोल्टमीटर आपका जो है इसको अपन जोड़ते हैं समांतर क्रम में। वो सब समान माने वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अम्मी की शरण में। इस तरह से बहुत सरल प्रश्न होते हैं। अब है एक अश्व शक्ति बराबर है, तो एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। चुंबक आकर्षित करता है, इसका मतलब ये है आपने रास्ते में कई लोगों को देखा होगा, बच्चों को देखा होगा, चुंबक जो है उसको धागे से बांध लेते हैं और वो रास्ते में खींचते हैं, तो चुंबक के कण उससे चिपक जाते हैं, फिर वो बेचते हैं कबाड़ी की दुकान में। गरीबी आप जानते हैं क्या चीज़ होती है। माने चुंबक जो है किन किन वस्तुओं को आकर्षित करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो चुंबक जो है उपर्युक्त सभी को आकर्षित करता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? लोहा, समझना, लोहा, तो लोहे का सूत्र जो है बच्चों, संकेत जो है Fe होता है, कोबाल्ट का CO होता है, निकल का आपका Ni होता है। परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं। अब बात है इसको याद कैसे रखोगे, तो क्या है बच्चों, आप क्या है कई वस्तुएं रोड पर फेंक देते हैं, कई वस्तुएं आप रोड पर फेंक देते हैं, सही बात है। उनको कई लोग बीनते हैं। फेंकना, फे माने Fe और का से जे आपका क्या है, एक कोबाल्ट हो जाएगा आपका और ना से जे आपका निकल हो जाएगा। Fe जो फा है इसका संकेत Fe होता है, Fe आपका लोहा हो गया, का से कोबाल्ट हो गया और ना से आपका निकल हो गया। माने Fe, कोबाल्ट और निकल, इनको चुंबक आकर्षित करता है, इनको चुंबक आकर्षित करता है। फेंकना, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं बहुत सरल ट्रिक से। अगला प्रश्न है कौन वायु गोबर गैस है, तो इसका उत्तर है आपका CHO4 + CO2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। विद्युत आवेश, आवेश होता है बच्चों Q, आवेश क्या होता है Q, और Q बराबर बच्चों सूत्र होता है वो होता है आपका IT। क्या होता है? IT। I जो है प्रश्न में आपकी I कितनी दी है? I दी है आपकी 0.5 एम्पीयर, ठीक। T जो है आपकी दी है 10 मिनट, कितनी दी है? 10 मिनट, ध्यान देना। तो मिनट को क्या है आपको सेकंड में बदलना होता है, मिनट को आपको सेकंड में बदलना होता है। 1 मिनट में बच्चों होते हैं 60 सेकंड, और ये आप 10 हो गए, 10 छक्के 60, ठीक है। तो ये आपके होगा 600 सेकंड, ध्यान देना 600 सेकंड। तो जो आई है, आई कितनी है? 0.5, टी कितने हो गए आपके? 600 सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है। इसका आप गुणा करते हैं 6 × 5 = 30
और ये 2 शून्य जो है वो 2 यहाँ लिख दो। एक दशमलव, जो एक दशमलव है एक संख्या के बाद है तो एक दशमलव आपने यहाँ लगा दिया। अब आपके बचे 300। उत्तर कहाँ है आपका? 300। तो बच्चों ये आपका देखो इस तरह से ये उत्तर आपका आता है 300 कूलम। 300 कूलम। इस तरह से सरल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब है दंत विशेषज्ञ, माने जो डॉक्टर होते हैं जिनके दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें दंत विशेषज्ञ बोलते हैं। और इन्हें डेंटल डॉक्टर बोलते हैं, ये अलग होते हैं, MBBS से अलग होते हैं। तो डेंटिस्ट डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो मरीज के दांतों के परीक्षण के लिए वो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? कभी किसी के दांत खराब भए होंगे तो वो डॉक्टर के पास गया होगा, वो व्यक्ति आप गए होंगे तो दांतों में वो क्या एक दर्पण लगाता है, कांच होता है वो कांच। तो आपने हमसे पूछा तो हमने कहा अब तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। अब तो बता दो। अब तो बता दो माने अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है तो डॉक्टर होता है वो इस तरह से कैंची से पकड़ लेता है। तो कैंची से पकड़ लेता है तो जो होता है ऐसा दांतों में लगाते हैं वो क्या होता है? वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। और जो घड़ी ठीक करते हैं, घड़ी सुधारते हैं तो वो जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी सुधारने वाले जो दुकानदार हैं वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप अपना चेहरा देखते हैं तो समतल दर्पण में देखते हैं। ये भी आपको देखो ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनेगा। अब पूछेंगे कि घड़ी सुधारने वाले घड़ी साज किस दर्पण का उपयोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? ध्यान देना, लेंस। तो यहाँ उत्तल लेंस लिखा आएगा, ध्यान देना, यहाँ उत्तल लेंस लिखा आएगा। इस तरह से परीक्षा में हमेशा घुमाते रहते हैं। अब आपका प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी। तो प्रिय छात्रों इसका एक सरल सा सूत्र होता है P बराबर VI। I आपसे पूछिए तो एक सूत्र बन जाता है आपका I बराबर P बटे V। ये छोटी छोटी बातें देखो है आपको आना चाहिए। P क्या है? यहाँ देखो P है आपका 30 वाट, A है आपका 30 वाट, V है आपका 12 वोल्ट। 12 का इसमें भाग देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसको आपको दे करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने भाग दे रहे हैं, 12 दूनी 24, 10 में से 4 गई 6 बची, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 कर देंगे तो 12 पंचे 60। ठीक है, इस तरह से ये आपका आता है। तो 12 पंचे 60 तो 2.5 कहाँ लिखा हुआ है आपका? ये लिखा हुआ है विकल्प नंबर 2 में 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। अब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशा नायलॉन है। तो कृत्रिम रेशा जो नायलॉन है ये एक पॉलीएमाइड का उदाहरण है। ये पॉलीएमाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है। तांबा का मतलब है जिसमें Cu नहीं पाया जाता है, वो कौन सी मिश्र धातु है? तो वो मिश्र धातु है मैग्नीशियम। देखो नाम में स्पष्ट, मैग का मतलब है मैग्नीशियम, मैग्नीलियम माने एल्यूमिनियम। तो इसमें आपको कहीं भी तांबा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब परीक्षा में क्या पूछेंगे अगली बार, कांसा किससे बना होता है, पीतल किससे बना होता है और जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, परीक्षा में पूछेंगे। तो कांसा जो है कॉपर प्लस टिन से बना होता है, पीतल जो है कॉपर प्लस जस्ता माने तांबा और जस्ता, जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जस्ता और निकल से बना होता है। परीक्षा में एक प्रश्न और बनेगा,
सिल्वर माने होती है चांदी। तो आपको वो घुमाएंगे कि ये बताओ जर्मन सिल्वर में चांदी होती है या नहीं होती है। नाम सिल्वर लिखा हुआ है तो आप तुरंत सही कर दोगे, बल्कि यहाँ पर कहीं भी आपको सिल्वर दिखाई नहीं दे रही है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है, ऐसा परीक्षा में प्रश्न आता है। तो चांदी नहीं होती है जर्मन सिल्वर में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक है। तो आप जैसे 10 पास हो जाते हैं, 8 पास हो जाते हैं, तो आपको बाहर रहना पड़ता है। बाहर रहना पड़ता है तो खाना बनाने के लिए सिलेंडर लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है, देखो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। तो बच्चों क्या है, पापा ने बेटे से कही, पापा ने बेटे से कही कि बेटा हो हम आपको एलपीजी सिलेंडर दिलवा देंगे, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक है क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में आता है। एलपीजी में क्या क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब है शनिवार में क्या पाया जाता है, शनिवार किसका अयस्क है। तो शनिवार जो है मरकरी का अयस्क है। किसका है, मरकरी का अयस्क है। जो Hg है इसे कई नामों से पुकारा जाता है। इसको अपन देखो, इसको अपन पारा भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, पारा है, मरकरी है। और जो थर्मामीटर होते हैं उसमें पारा भरा रहता है। तो शनिवार, अच्छा आपने सिनेमा सुना होगा, सिनेमा क्या सुना होगा, सिनेमा। तो सिनेमा में आपने देखा होगा कई एक्टर हैं, विलेन हैं, वो मर जाते हैं, अगली फिल्म में फिर जिंदा हो जाते हैं। तो सिनेमा में कई बार मर जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। माने शनिवार किसका अयस्क है, मरकरी का। मरकरी का संकेत है Hg, इसे पारा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है आपका ये है CnH2n+2। ये 3 रूपों में पूछा जाता है। एक आपका एल्केन हो गया, एक एल्कीन, एक एल्काइन। समझना बताओ, एल्केन तो देखो आपका ये हो गया। अब पूछेंगे वो एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का आपका होता है ए वाला, ध्यान देना, एल्कीन। और एल्काइन का होता है आपका ए वाला। अब लिख करके दिखा देते हैं इसको। जो आपका जो है इसे बोलेंगे अपन एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। और इसे बोलेंगे एल्काइन, एल्काइन। ध्यान देना, ये तीनों सूत्र हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, घुमा घुमा करके, बस कुछ नहीं है, इतने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या बनता है जब बुझा चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है आपका CaOCl2। क्या बनता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में पूछा जाता है। कौन प्रबल क्षार है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षार होता है। इसका उत्तर कैसे निकालोगे, इसलिए तो आपसे कहते हैं कि आपको जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी इस तरह से याद करनी होती है। पहले क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर रुबिडियम होता है, फिर सीजियम होता है और फिर फ्रेंशियम होता है। तो ए कम वाला क्षार है और ए आपका ज़्यादा वाला क्षार है। तो यहाँ जो के है, के आपका देखो ए है के, और जो Na है Na ऊपर आया है। तो नीचे की ओर हम जैसे ही चलते हैं प्रबल होता जाता है क्षार, प्रबल होता जाता है। इसलिए आपका जो है पोटेशियम माने ये आपका KOH सही है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। अब है आपके सामने अगला क्वेश्चन, कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है, परीक्षा में हर साल आता है। तो उपर्युक्त अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया आपको दी है इन्होंने, तो ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपकी अभिक्रिया है
वैसे तो ये है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्लियर करके आपको बताएंगे। वैसे ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, अवक्षेपण, क्योंकि यहाँ पर देखो जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड, इसका अवक्षेप बन जाता है और एक तली में जम जाता है। देखते हैं क्वेश्चन सही है गलत है, वो आपको बाद में बता देंगे। कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? माने जो कार्बन है बच्चों एक कई रूपों में मिलता है। जैसे आप हो स्कूल जाते हो अलग कपड़ों में, रिश्तेदारी में जाते हो अलग कपड़ों में, घूमने जाते हो अलग कपड़ों में, आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह जो कार्बन है कभी हीरे के रूप में मिल जाएगा आपको, कभी ग्रेफाइट के रूप में मिल जाएगा, कभी फ्लोरीन के रूप में मिल जाएगा। इसलिए जो कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, एक कार्बन के अपर रूप हैं। अब पूछा है कि नहीं हैं, तो भाई साहब ये तीनों तो अपर रूप हैं, तो इसलिए आपका उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपर्युक्त जो हैं उदाहरण सभी कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन पूछा प्रश्न नहीं में। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ जो स्वयं को ऑक्सीकृत कर देता है दूसरों को अपचयित, यहाँ देखना, दूसरों को अपचयित कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? दूसरों को अपचयित कर देता है तो वो अपचायक कहलाएगा। सीधी सीधी बात, जो दूसरों को अपचयित करेगा वो अपचायक कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल की संख्या क्रमशः होती है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो एकदम करेक्ट आंसर है आपका 2 एवं 1/2। तो समझो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका जिप्सम है इसका सूत्र क्या होता है वो देखो, CaSO4 × 2H2, ये आपका जिप्सम का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखो, CaSO4 × 1/2H2O। तो जिप्सम में आपके ये 2 जल के अणु हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपके 1/2 जल के अणु हैं। यही आपसे पूछा है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है। अब है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय किसी एक समूह को प्रदर्शित नहीं करता है? देखो परीक्षा में हमेशा वो यही प्रश्न पूछते हैं, पहला समूह या 18वां समूह। तो जो पहला समूह है अभी हमने आपको बताए थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो पूछ रहा है कि पहले किसी एक ही समूह में नहीं है। तो इसका जो उत्तर आपका जो निकल कर के आता है बच्चों वो है आपका NOF। ये एक ही समूह के उदाहरण नहीं है, एक ही परिवार के तत्व नहीं है NOF, क्योंकि F जो है ये 17वें परिवार का है, ऑक्सीजन जो है वो 16वें परिवार का है, नाइट्रोजन जो है 15वें परिवार का। अलग अलग परिवार के हैं, परिवार माने समुच्चय। जबकि देखा जाए ये नंबर 1 परिवार का है, ये नंबर 2 परिवार के हैं और ये आपके 18वें नंबर परिवार के तत्व हैं। जबकि जो तीसरे विकल्प में जो उदाहरण हैं वे अलग अलग परिवार के इन्होंने रख दिए। भाई पूछा है कि एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग का एक उप उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर है आपका ग्लिसरॉल। क्या सही उत्तर है आपका? ग्लिसरॉल। अब है, तांबे के संक्षारण से इस पर एक हरी परत चढ़ जाती है जो होती है। तो देखो बच्चों आपने देखा होगा कि लोहे के बर्तनों में ही जंग लगती है, जबकि देखा जाता है तांबे के बर्तनों में भी जंग लगती है। तो तांबे की जंग का सूत्र है आपका ए वाला, यही आपसे पूछा है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको ऐसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया परीक्षा में पूछेंगे। हरित लवक कहाँ होता है? पौधों में होता है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम क्या है, क्या होता है? तो इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, मतलब दिया? तो 5 जगत वर्गीकरण वीटेकर ने दिया था। ध्यान रखें, 5 जगत वर्गीकरण जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था?
भी तय करने दिया था। अब पूछेंगे परीक्षा में अगली बार आपसे वर्गीकरण के पिता कौन है, तो बता देना कैरोलस लिनियस हैं। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पूछेंगे, पता है, बता देना केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या किया था, उत्परिवर्तनवाद दिया था। तो इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षा में वो पूछते हैं, इन्हीं को घुमाते हैं, बस कुछ भी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दंश कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। तो दंश कोशिकाएं होती हैं निडेरिया संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, निडेरिया। अब परीक्षा में अगली बार वो क्या करेंगे, निडेरिया नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे ये शब्द सीलेंट्रेटा। क्या लिखेंगे वो अगली बार आपसे क्या पूछेंगे, सीलेंट्रेटा, क्योंकि निडेरिया और सीलेंट्रेटा एक ही नाम है। निडेरिया को ही सीलेंट्रेटा बोल देते हैं। तो परीक्षा में इस तरह से वो घुमाते रहते हैं प्रश्नों को और बहुत सरल पेपर आता है। तो दंश कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है आपकी हरत लवक में होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। आप पूछेंगे गाल्गी का क्या करता है, तो कह देना लाइसोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। गोल्गी का क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है। हरत लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है। तो पित्तरस का निर्माण जो है आपका यकृत में। देखो पित्त बनता तो यकृत में है, यकृत माने है लिवर, यकृत माने है लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। लेकिन जो पित्तरस यकृत के द्वारा बनता है, लेकिन संग्रहित कहाँ होता है, पित्ताशय में, क्योंकि आशय माने होता है घर, पित्त का घर। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है, बता देना पित्ताशय में। पित्तरस को अंग्रेजी में कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं पित्तरस को। यकृत में बनता है, लिवर में बनता है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो होती है कोशाद्रव्य में, कोशाद्रव्य में। और पूछेंगे कि क्रेब चक्र है, टीसीए चक्र है, ये कहाँ होता है। तो बता देना माइटोकॉन्ड्रिया में। बस 2 ही प्रश्न इससे बनते हैं। और केंद्रक क्या है, कोशिका का मुखिया है केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। अगला प्रश्न है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस जंतु में पाया जाता है। तो जो खुला रक्त परिसंचरण है ये आपको काकरोच में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, काकरोच में। अब पूछेंगे अगली बार कि बंद रक्त परिसंचरण किस में होता है। तो केंचुआ में होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, मछली में होता है, मनुष्य में होता है। इस तरह से वो प्रश्नों को घुमाते रहते हैं बस। अगला प्रश्न है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो समझो आपको कौन पीट सकता है, कौन पीट सकता है, तो मास्टर जी पीट सकते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, जो पीट सके उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगली बार पूछेंगे कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इस तरह से वो प्रश्नों को घुमाते रहते हैं, कुछ नहीं करते। अब वो और क्या प्रश्न बनाएंगे, थायराइड कहाँ होता है, बता देना गले में होता है। एड्रीनल हार्मोन क्या है, एक किडनी से निकलता है। थाइमस ग्रंथि क्या है, तो थाइमस ग्रंथि जो है ये भी हार्मोन का स्रावण करती है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न करता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है ये शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न करता है, ध्यान रखना।
परीक्षा में पूछेंगे कि गैसीय हार्मोन का नाम बता दो, तो बता देना इथिलीन गैसीय हार्मोन है। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है, शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न करता है, माने पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सिन। अब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ऑक्सी श्वसन क्रिया में नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी माने ऑक्सीजन इसमें प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, कॉलेरा रोग माने कॉलेरा रोग किस रोगाणु के द्वारा होता है, तो कॉलेरा रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। परीक्षा में हर साल एक फ्री का नंबर आता है, जीवाणु पर आधारित रोग और विषाणु पर आधारित रोग, याद कर लें, हमने आपको ट्रिक के द्वारा बताए भी हैं। अगला प्रश्न है, किस समूह के जीव परपोषी होते हैं, माने पराय जीवों द्वारा बनाया हुआ भोजन खाते हैं, तो ऐसे हैं आपके कवक। कवक माने होती है फंजाई। दाद खाज खुजली वाले कीटाणु आपके शरीर में रहते हैं, खाज हो जाए तो ये मान लो वो अपनी वहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं, अपने बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं। ब्रेड देखिए, ब्रेड आप कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो उस पर कुछ फफूंदी जम जाती है, ठीक है, तो फफूंदी को ही कहते हैं कवक या फंजाई। तो ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं।